अच्छा, ये वर्ड ऑर्गेनाइजिंग कभी आप लोगों ने सुना? हैज इट एवर हैपन कि ये वर्ड ऑर्गेनाइजिंग यस कहीं सर, सुनो? कहाँ पे? यस, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना। बिल्कुल सही, वेरी गुड। फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, पार्टी ऑर्गेनाइज करना, वहां पे हम ऑर्गेनाइजिंग वर्ड को यूज करते हैं। हालांकि ऑर्गेनाइजिंग वर्ड हर जगह होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइज मैनर में करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजिंग होती है। बट जैसे पार्टीज में यूज करा जाता है तो हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज हम एक न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। तो अगर हमें न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, ठीक है। वी शुड नो दैट फर्स्ट कि भैया कौन कौन सी एक्टिविटी है जो हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यानी कि सबसे पहली चीज हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ, ठीक है। चलो फिर आप लोग मुझे बताओ, अगर हमें पार्टी करनी है तो क्या क्या एक्टिविटीज होती है जो हमें देखनी पड़ती है। तो आई थिंक सबसे पहले तो हमें वेन्यू डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। हम किसी की भी रूफटॉप पे पार्टी कर सकते हैं, ठीक है। बताओ किसी के घर की छत नहीं बड़ी है? सर, क्यों सर? क्योंकि पार्टी करनी है, जगह तो चाहिए ना भाई। नहीं तो पहले तो ये देखना होगा ना कितने लोग हैं, फिर वेन्यू डिसाइड होगा। हाँ कोई नहीं, वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। वेन्यू भी पहले डिसाइड करा जा सकता है, ठीक है। अच्छा बताओ किसके घर की रूफटॉप अच्छी है, बड़ी है? रेज योर हैंड। किसी के घर की छत बड़ी है, चलो ठीक। तो वेन्यू डिसाइड हो गया कि निकुंज रूफटॉप, यहाँ हम पार्टी कर रहे हैं, ओके। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कौन सा असली में हो रही है। अच्छा, वेन्यू डिसाइड करने के बाद अगली चीज है इनविटेशन डिसाइड करना कि किसे पार्टी में बुलाना है और किसे पार्टी में नहीं बुलाना, ठीक है। अच्छा, वेन्यू हो गया, इनविटेशंस हो गए, फिर इसके बाद हम मेन्यू डिसाइड करेंगे। फिर मेन्यू के लिए जब हम डिसाइड करेंगे हमें ग्रोसरीज लानी पड़ेंगी, ठीक है। हमें एक कुक की जरूरत पड़ेगी, कुक एंड हिज टीम। और क्या क्या करना पड़ेगा बताओ पार्टी में? वेटर्स, सर एंटरटेनमेंट रिलेटेड। ठीक है, वेटर्स एंड डीजे, स्टाफ, डीजे। एंटरटेनमेंट रिलेटेड क्या होगा? सर कुछ गेम्स करो वगैरह कर सकते। डांस परफॉर्मेंस नहीं होती। गेम्स, चलो डांस परफॉर्मेंस। और बॉन्ड, सर्दियों का टाइम और होगा, सर बॉन खाना फायर लगा पीना, लेंगे। खाना पीना। हम बेटा ये कुक, ग्रोसरी, मेन्यू, ये खाने पीने के लिए है ना, अच्छा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने लिख ली, और कोई चीज चाहिए होगी? और बताओ क्या क्या होता है और? गेम्स हो गए, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। चल, हमने क्या करा, हमने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाई कि भैया ये चीजें जो हैं ये हमें अरेंज करनी, ठीक है। चाहे हम न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करें, किसी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करें, या कॉन्टिन्यूएशन पार्टी करें, एक ही बात, ठीक है। अब इनविटेशन तो यार निकुंज जी देखेगा क्योंकि उसके घर पे पार्टी हो रही। मेन्यू, चलो मेन्यू मैं डिसाइड करवा देता हूँ। ग्रोसरीज लेने के लिए हम किसे भेजें? ग्रोसरी लेने के लिए हम लक्ष्य को भेज देते हैं, लक्ष्य ला देगा। कुक एंड हिज टीम, चलो ये भी मैं ढूंढ दूंगा। वेटर एंड स्टाफ, ठीक है, ये कौन ढूंढेगा बताओ? ये हम राहुल को दे देते हैं, वो ढूंढ लाएगा, ठीक है। डीजे, डीजे कौन चलाएगा भैया बताओ, किसको गाने बजाने का शौक है? कौन इन हाउस पार्टीज में गाने प्ले करता है?
बहुत ही बोरिंग बैच है। डीजे तो बुलाते हैं ना, बजाते थोड़ी ना खुद। नहीं सर खुद भी खुद बजा एंजॉय रहे। कैसे करेंगे? अच्छा ये भी बात ठीक है। तो चलो कोई बता दो जो जानता हो डीजे को। चलो कोई नहीं बोल रहा, थके हो बैच। अश्मित को दे देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेकोरेशन, डेकोरेशन का काम हम ख्याति को दे देते हैं। गेम्स, गेम्स दिव्यम खिला देगा। डांस परफॉर्मेंस इसके लिए राहुल देख लेगा। बॉनफायर, बॉनफायर के लिए भी हम लक्ष्य को भेज देंगे, बाहर के काम लक्ष्य दे। ठीक है, ड्रिंक्स का काम हम केशव को दे देंगे। एक एग्जांपल है, कोई ऐसा नहीं कोई किसी को जाके ये काम करने एक्चुअली। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले सारी की सारी जो एक्टिविटीज थी उन्हें लिखा और फिर सोचा कि कौन ये काम कर सकता है। अभी दिया नहीं है, ये सोचा है कि कौन कौन बंदा ये काम कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो एक बहुत ही बड़ा वर्क था उसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिन्हें हम कह सकते हैं जॉब्स। और हमने कहा ये हम लोगों को दे देंगे उनके SQCE। किसी को याद है SQCE क्या होता है? स्किल, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस। ठीक है, कि लोगों की मतलब हमें जो पता था कि जो काम वो लोग कर सकते हैं उस बेसिस पे हमने उन्हें काम दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली चीज वी विल, सर हम प्लानिंग में भी तो यही करते हैं फर्स्ट स्टेप। हाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए भी थोड़ी सी प्लानिंग होती है। ग्रुपिंग दी जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, यहाँ से जो है ना मेन ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। इसे डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं, डिपार्टमेंटेशन भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ना ग्रुप्स बना देंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे हमने एक क्या कहते हैं बना दिया डिपार्टमेंट, निकुंज डिपार्टमेंट। हमने एक बना दिया हितेश सर डिपार्टमेंट। हमने एक बना दिया राहुल डिपार्टमेंट। एक बना दिया दिव्यम्स डिपार्टमेंट। एक बना दिया लक्ष्य डिपार्टमेंट। ऐसे ही केशव डिपार्टमेंट। और उनमें अलग अलग वर्क डाल दी कि ये काम ये देखेंगे, ये काम ये देखेंगे, ये काम ये देखेंगे। दिस इज डिपार्टमेंटेशन। चलो ये तो ये एग्जांपल था। कंपनी में क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से समझना, ये मैं समझा इस प्रोसेस में रहा हूँ बट ये अगला टॉपिक भी है। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद वाला। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लेट्स सपोज 4 प्रोडक्ट्स बना रही है, इट इज प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स, और वो 4 प्रोडक्ट्स के हैं, जैसे वो बना रही है वॉचेस, वो बना रही है वॉलेट्स, ठीक है, वो बना रही है टी शर्ट्स, वो बना रही है ग्लासेस, गॉगल वाले ग्लासेस, स्पेक्स वाले ग्लासेस। ठीक है, मान लो ये 4 प्रोडक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। तो डिपार्टमेंट बनाने का एक तरीका तो ये होता है कि एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए परचेज डिपार्टमेंट, एक बना दिया जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक बना दिया जाए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक बना दिया जाए फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब जो परचेज डिपार्टमेंट है ना, उसका काम है कि जो भी रॉ मटेरियल लगता है वॉचेस बनाने में, उस रॉ मटेरियल को अरेंज करे। जो भी रॉ मटेरियल लगता है वॉलेट्स बनाने में, उसे अरेंज करे। जो भी रॉ मटेरियल लगता है टी शर्ट बनाने में, उसे अरेंज करे। और जो भी रॉ मटेरियल लगता है ग्लासेस बनाने में, उसे अरेंज करे। मतलब इसका काम है सारी बाहर की चीजों को देखना। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो वॉचेस की भी प्रोडक्शन करेगा, वॉलेट्स की भी प्रोडक्शन करेगा, टी शर्ट्स की भी प्रोडक्शन करेगा और ग्लासेस की भी प्रोडक्शन करेगा। मार्केटिंग सबको मार्केट करेगी। ठीक है, फाइनेंस सबके लिए फाइनेंस इकट्ठा करे। तो एक तो डिपार्टमेंट बनाने का तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल सा, कि भैया सारे पंगे छोड़ो, वॉचेस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दो, जैसे वॉच डिपार्टमेंट कह दो। वॉलेट्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दो। टी शर्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, और ग्लासेस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट। ठीक है, वॉचेस के लिए जो डिपार्टमेंट होगा उसका वॉलेट से कोई लेना देना नहीं।
वो वॉचेस के लिए रॉ मटेरियल परचेज करेगा, उसकी प्रोडक्शन करेगा, उसकी मार्केटिंग करेगा और फाइनेंस इकट्ठा करेगा। वॉलेट वाला अपना काम देखेगा सारा का सारा, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। टी शर्ट वाला अपना काम देखेगा सारा, ग्लासेस वाला अपना सारा काम देखेगा। तो ये दो तरीके हैं डिपार्टमेंट फॉर्म करने। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सा तरीका आपको बेटर लगा, तो बताओ कौन सा बेटर लगा, अगर मैं आपकी राय लेना चाहूँ। सेकंड वाला। सेकंड वाला। सर मेरे को क्यों तो दिव्यम? दोनों ही एक जैसे लगे। दोनों सर ही क्योंकि एक। अगर इंटरेक्शन होती है बाकी सारे जैसे परचेज और प्रोडक्शन में, तो सर एक डिपार्टमेंट होगा तो ज्यादा इजीली हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं बताता हूँ दिव्यम क्या कहना चाहता है कि जब चार्ट, जैसे जो ऊपर वाला तरीका है, चलो मैं नाम भी दे देता हूँ इनको ताकि तुम थोड़ा सा इन्हें जस्टिफाई कर सको। ऊपर वाले को कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और नीचे वाले को कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल में क्या होता है कि डिपार्टमेंट बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे परचेज इज अ फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, मार्केटिंग इज अ फंक्शन, फाइनेंस इज अ फंक्शन। डिविजनल में बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। ऊपर वाले में दिव्यम को क्या कमी लग रही है कि हर एक डिपार्टमेंट दूसरे से लिंक्ड, तो इनके बीच में बातें होंगी, तो मतलब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और वो कोऑर्डिनेशन लाना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बनी तो पूरी कंपनी सफर करे। ठीक है, यही कहना चाहते हो दिव्य? यस सर। ठीक है। अच्छा, सर दोनों में डिफरेंस तो है केशव। डिफरेंस क्या है भाई मेरे, कि ऊपर में जो डिपार्टमेंट बन रहे हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस है। उनका काम है बस एक फंक्शन पे ध्यान देना, एक डिपार्टमेंट का काम परचेज पे ध्यान देना है, सारे प्रोडक्ट्स के परचेज पे ध्यान देना है, और उसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस से कोई लेना देना। नीचे वाले में प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बने, तो जब भाई प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बने, तो सिर्फ और सिर्फ वो एक प्रोडक्ट से लेता है, रिलेशन रखता है, बाकी प्रोडक्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, पर उस प्रोडक्ट के सारे काम वो एक ही डिपार्टमेंट करता है। तो नीचे वाले डिपार्टमेंट थोड़े से इंडिपेंडेंट है, ऊपर वाले काफी ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हाँ जी केशव, अब आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो? मैं समझ गया। जी ठीक है। अच्छा, और एनीबडी एल्स, किस ऊपर नीचे वाला कौन सा पसंद आ रहा है और रीजनिंग उसकी? आई थिंक हमें थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहिए, बिकॉज बिजनेस स्टडीज इज नॉट लाइक जस्ट गिविंग, इट्स इंटरेक्टिंग। नीचे वाला ही बेटर है। नीचे वाला ही बेटर है। चलो अब मैं आपको बात बताऊं, दोनों ही बेटर, पर नीचे वाला बेटर हो जाता है कि जब हम ज्यादा काम करते हैं, मतलब हम ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अगर आप आगे जाके एमबीए करते हो, ठीक है, या फिर आप सीए करते हो, सीएमए करते हो, तो आप आगे जाके एक पढ़ाई पढ़ोगे, बीबीए। बीबीए में नहीं, एमबीए में आता है, बीबीए से एक स्टेप ऊपर, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उधर आप पढ़ोगे कि जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इसे स्ट्रैटेजिक डिविजनल क्या कहते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करी जाती हैं, एसडीएम। उसमें आप क्या पढ़ोगे कि नीचे वाले जो जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी है ना, वो ये वाला फॉलो करती है। ठीक है, क्योंकि वो काफी सारे प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, तो वो सिर्फ 4 या 5 डिपार्टमेंट से इतनी बड़ी कंपनी नहीं चला सकते। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, 1,500 2,000 प्रोडक्ट बना रहा है, तो 4 डिपार्टमेंट थोड़ी संभाल लेंगे उन्हें। पर अगर आप सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट से डील करते हो, सिर्फ एक या दो या तीन, तो आपके लिए थोड़ी सी ऊपर वाली बेटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाली के कुछ फायदे भी हैं, कॉस्ट सेविंग। अब जैसे जितने भी डिपार्टमेंट हो, वॉचेस, वॉलेट, टी शर्ट, ग्लासेस, कोई भी डिपार्टमेंट, सब में पैकिंग होती है। पैकिंग की मशीन सब में ही तकरीबन सेम होती है, क्योंकि देखा जाए तो वो प्लास्टिक पैक तो सब में ही होता है। तो अब क्या होगा कि नीचे वाले में हर एक डिपार्टमेंट वो एक पैकिंग मशीन खरीदे। 10 डिपार्टमेंट है, 10 प्रोडक्ट है, 10 पैकिंग मशीन खरीदी जाएगी। ऊपर वाले में एक ही खरीदेंगे, वो 10 काम कर देगी, तो कॉस्ट सेविंग हो जाती है। ठीक है, और बतेरी चीजें फिर कंपनी को साथ में लेके चलती है वो। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा एक पूरा टॉपिक, इसीलिए मैंने इस पे थोड़ा एम्फेसिस ज्यादा दिया कि आगे का भी काम साथ साइड बाय साइड होता जा रहा है। हाँ जी सर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन एक बार दोबारा समझा दो, क्योंकि इसमें मेरे को ये समझ नहीं आया कि अलग अलग वो बना रखी कि वॉचेस की अलग प्रोडक्शन, अलग जितने भी प्रोडक्ट मार्केटिंग। होंगे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना, उन सबका एक अलग डिपार्टमेंट,
जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका एक अलग डिपार्टमेंट। अगर कल को हम एक प्रोडक्ट और शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम एक प्रोडक्ट और शुरू कर देते हैं, हम एयरपॉड्स बनाने लग जाते हैं, ठीक है, या मतलब ये ब्लूटूथ बनाना शुरू कर देते हैं, तो हम उसका एक डिपार्टमेंट और बना देंगे कि भैया ये डिपार्टमेंट जो है बस वो इसी प्रोडक्ट से डील करे। जितने भी प्रोडक्ट आते जाएंगे उतने डिपार्टमेंट बनते हैं, दैट इज डिवीजन। जी बेटा। तो सेकंड पार्ट हो जाता है ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंट। फिर थर्ड क्या होता है? थर्ड वो पार्ट होता है जहां पे हम एक्चुअली लोगों को काम देते हैं, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे काम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस। हम एक्चुअली में काम देते हैं कि ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे। पर जैसे ही हम काम देते हैं ना, जब हम एक ड्यूटी देते हैं तो ड्यूटी के साथ एक चीज देनी जरूरी होती है। किसी बच्चे को याद है वो क्या होगी? ड्यूटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसका एक भाई और है जो हमें देना ही देना पड़ेगा। क्या होगा वो? When we give responsibility, we should give matching authority. God bless you बच्चे, authority. We should give matching authority. क्योंकि भैया अगर हम लक्ष्य को कहते हैं कि लक्ष्य भाई जाके ग्रोसरी लिया तो उसे पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, ठीक है। कोई रजत चौधरी की स्टैंड अप कॉमेडी तो चल नहीं रही कि जाके वो वहां पे जाके भैया को कहेगा ग्रोसरी दे दो, भैया कहेंगे पैसे भैया किसी दे तो चीजें मिल जाती हैं। ऐसा तो नहीं करेगा ना लक्ष्य, बहुत अजीब लगेगा ये। तो पैसे चाहिए तो अथॉरिटी चाहिए, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि लक्ष्य अपना केशव को ड्रिंक्स अरेंज करो तो उसे भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम निकुंज की रूफ टॉप पे पार्टी करना चाहते हैं तो अगर डेकोरेशन करने का काम देखेगी ख्याति तो उसे अथॉरिटी चाहिए कि भैया उसकी छत पे जा सके। अब वो कोई क्या कहते हैं मैजिशियन तो है नहीं कि छत पे जाना अलाउड नहीं, घर के नीचे आके भैया होगी, ऐसा तो नहीं कर सकती ना, तो अथॉरिटी चाहिए। तो जब हम किसी को अथॉरिटी देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो जो अथॉरिटी होती है ना, वो डिसाइड करती है कौन सुपीरियर कौन सा बॉडी। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल्स भी होंगे, प्रिंसिपल ही होगी सिर्फ एक, ठीक है। हमारे में प्रिंसिपल्स हो जाती थी क्योंकि विंग्स बन गए। तो जो प्रिंसिपल है उसके पास अथॉरिटी है और टीचर है उसके पास भी अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी ज्यादा किसके पास होती है, प्रिंसिपल के पास कि स्कूल की टीचर के पास? सो प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल तो के पास। प्रिंसिपल स्कूल की टीचर की क्या होती है, सुपीरियर की सबऑर्डिनेट? सुपीरियर। ये जो अथॉरिटी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, यही डिसाइड करती है कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, वहां सीईओ है, ठीक है, उसके नीचे प्रोडक्शन हेड है, परचेज हेड है, मार्केटिंग हेड, तो फाइनेंस हेड भी हो सकता है, ठीक है। फिर उनके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। उनके नीचे फोरमैन, और फिर नीचे वर्कर्स। तो अगर मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल टाइप बस समझाने के लिए बात बोलूं, तो जो सीईओ होता होगा ना उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी, लेट्स से 100 केजी, अगर अथॉरिटी को मैं केजी में कह दूं, ठीक है। इनके पास 80 केजी, ठीक है। फिर इनके पास 60 केजी, इनके पास 40 केजी, इस लाइन में इनके पास 20 केजी। तो इससे ये पता चल जाता है कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट। अब जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन मैनेजर की, तो प्रोडक्शन मैनेजर को पता है भाई कि ये बंदा मेरा सुपीरियर है, इसका मेरे से ज्यादा अथॉरिटी है, और ये बंदा मेरा सबऑर्डिनेट है। अब कंपनियों में केजी के हिसाब से तो नहीं होती, मुझे एमएक्स का हिसाब बहुत अच्छा लगता है, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी का। उन्होंने क्या बना रखे हैं, बैंड, ठीक है। उनकी कंपनी में बैंड शुरू होते हैं 12 या 15 से, और मैनेजेरियल वर्क जो शुरू हो जाता है वो बैंड 20 से हो जाता है। तो बैंड 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40, 42, 45, तो ऐसे बैंड बने, ठीक है। जैसे माय वाइफ वर्क एट बैंड 35, सो शी नो कि जो बैंड 40 पे वो उनका सुपीरियर,
बैंड 45 जो है वो उनका स्किप है, स्किप मतलब सुपीरियर का सुपीरियर, और जो बैंड 30 पे है वो उनका सबऑर्डिनेट। तो पता होता है कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, ये अथॉरिटी से पता चलता है, ठीक है। सर एक तो वो वापसी समझा दे सीईओ वाला, मैं बेटा पता नहीं देख, मीटिंग से लीव हो गया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैंने एक छोटा सा स्केलर चेन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाया, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में जैसे सीईओ है, उसके नीचे प्रोडक्शन हेड है, परचेज हेड है, मार्केटिंग हेड है, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, और ऐसे फोरमैन, ऐसे वर्कर। तो मैंने ना इनको जो अथॉरिटी है वो लेट्स सपोज केजीज में दे दी। तो जैसे जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी 60 केजी, तो उससे ऊपर किसके पास है, प्रोडक्शन हेड के पास, उससे नीचे कौन है, फोरमैन। तो ये जो अथॉरिटी होती है ना बेटा, ये डिसाइड करती है कि कौन हमारा सुपीरियर है कौन हमारा सबऑर्डिनेट है। जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है ही बिकम्स द सुपीरियर, और जिसके पास कम अथॉरिटी होती है ही बिकम्स द सबऑर्डिनेट। तो ये नेक्स्ट स्टेप WWW वर्कर्स हैं। वर्कर्स। तो लास्ट होता है असाइनिंग द अथॉरिटीज। पर अथॉरिटी असाइन करने से क्या होता है, इट एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इट एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट। तो अगर मैं इसका एक्रोनिम बनाना चाहूँ, ठीक है, जैसा मेरा एक बच्चा कहता है कोड वर्ड, तो देखते हैं इसका क्या बनता है। क्या बनता है, क्या मतलब बना ही हुआ है। एक बच्चे का ही बनाया हुआ है, इंदिरा गांधी और रॉक स्टार। उसने रॉक स्टार की जगह कुछ और लिखा था, मेरे को वो वर्ड अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आर से रॉक स्टार लिख दिया। अब उसने क्या लिखा वो मत सोचना, बच्चा थोड़ा अभद्र था, ठीक है। तो ये बन गया इसका एक्रोनिम। अब जो स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग द जॉब, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सबसे पहले हम काम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट में। द organizing function begins with division work. Division of work means divide the total work into smaller jobs, and each job is assigned to individual according to their skill, qualification, capability, experience. और जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और वही काम लोगों को बार बार देते हैं, तो भैया क्या आती है, इससे क्या होता है, अगर एक ही काम लोगों को बार बार देते जाए तो, और वो वही काम बार बार करे, तो दे विल गेट व्हाट, Specialized. They will get skilled. Speed, accuracy. आई वाज अफ्रेड राहुल ये ना कहते, सब बोर हो जाएंगे। अच्छा जी, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटेशन, फिर हम एक्टिविटीज जो रिलेटेड होती हैं उनको साथ में लाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फंक्शन, प्रोडक्ट, टेरिटरी, ठीक है, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं जो भी समझाया। फिर हम लोगों को एक्चुअली ड्यूटी देते हैं कि भैया ये काम आपने करना है, ठीक है, और काम करने के लिए हम लोगों को देते हैं अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी डिसाइड करती है कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लिए, इसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी है, इससे कम इसके पास, इससे कम इसके पास, इससे कम इसके पास। तो जो यहाँ पे बंदा है उसे पता है कि भैया ये मेरा सुपीरियर है और ये मेरा सबऑर्डिनेट है, ठीक है। दिस अथॉरिटी डज, ओके। देखो जी, फिर अगली चीज जो आती है that is organization structure. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली मींस नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू लोएस्ट लेवल। जो स्केलर चेन होता है ना, जो चेन ऑफ हायरार्की होती है, जैसे जो स्कूल में एक चेन बनी हुई, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, चेयरमैन, प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेसेस, एचओडी, टीचर, स्टूडेंट्स, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ऐसी कंपनीज के भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। The organization structure is outcome of organizing process. The organization structure can be defined as framework
विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ठीक है, ये पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, ये इसकी डेफिनेशन है। बट पेपर में ना सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो ये वर्ड है, व्हाट इज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन नोन एज, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब अगली चीज देखो, अगली चीज आती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज अ 1 मार्क का क्वेश्चन एंड मतलब 1 मार्क नहीं आता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में आने के लिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है कि एक सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट काम करते हैं। refers to number of subordinate that can be effectively managed by a superior, that is span of management। okay, अब देखो स्पैन के दो एग्जांपल दिए, ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक सुपीरियर है, इसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट है, 1 2, फिर इसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट है, 1 2, इसके नीचे कितने, 1 2, मतलब हर एक के नीचे सिर्फ 2 ही है। तो इसे हम कहते हैं नैरो स्पैन, कि कम ही बंदे मैनेज कर पा रहे हैं, इसे नैरो भी कहते हैं और टॉल भी कहते हैं। और ये जो नीचे वाला है, हर एक के बीच में नीचे 5 है। तुम कहोगे इनके नीचे नहीं दे रखे, इनके नीचे भी 5 एम्प्लॉइज ही हैं, बट हमने उसे यहाँ पे शो नहीं कर रखा, तो इसे हम कहते हैं वाइड स्पैन। ओके, सर ये नोट करना है। मैं दे दूंगा बेटा, ये कॉपी के लिए दे दूंगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा फंक्शनल और डिविजनल कौन कौन से होते हैं? सर मतलब फंक्शनल में तो मतलब जैसे फंक्शन जो के फंक्शन बेसिस के पर, हिसाब से होते हैं, डिवीजन में जैसे सीईओ सब बुक, प्रोडक्ट के सीईओ हिसाब से। पीरियोडिकल, अलग सीईओ होता है। स्टेशनरी, सीईओ म्यूजिक एंड मूवी जैसे। देखो अब यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, परचेज मैनेजर, फंक्शन के हिसाब से। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बुक्स का, एक पीरियोडिकल्स का, एक स्टेशनरी का, एक म्यूजिक एंड मूवीज का। अब ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे वेयर जॉब ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड इनटू द मेजर फंक्शन, these kind of structure classify people according to function they perform। ठीक है, a person will be charge of each department। in case of manufacturing we have production, purchase, marketing, finance, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। अब जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ना, तो उसकी कुछ एडवांटेजेस, और उसकी जो एडवांटेजेस है ना वो क्या है, सैटरडे संडे क्लास में टेस्ट। कितनी सही बात है ना, ठीक है, सैटरडे संडे क्लास में टेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एस से होता है स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट एक फंक्शन पे ध्यान देता है। जैसे आप लोग जो पढ़ाई करते हो वो भी ऐसे ही है, जैसे अकाउंट्स के अलग टीचर हैं, मैथ्स के अलग टीचर, इंग्लिश के अलग टीचर, इकोनॉमिक्स के अलग टीचर। तो अब हर एक डिपार्टमेंट के जब अलग लोग हैं, पूरा एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करता है, सो देयर आर चांसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, हम स्पेशलाइजेशन अचीव कर पाते हैं। ठीक है, बट हमारे पास इको और बीएसटी के एक ही सर है। पता, मुझे पता था राहुल, आई वाज वेटिंग फॉर इट। इजी सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन आसान हो जाती है बिकॉज आप वही काम कर रहे हो। अब देखो अगेन तुम लोग कहोगे हमारा अनलकी बैच है, जैसे इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही होती है ना, तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, आप लोग डायग्राम्स बनाते हो प्रोडक्शन और कॉस्ट की, एंड आई यूज्ड टू टेक अ राउंड। ठीक है, और मैं राउंड में ना इतनी सी गलती भी आपकी पकड़ लेता हूँ, क्यों, बिकॉज आई एम डूइंग दैट टास्क अगेन एंड अगेन, तो मेरे लिए भी वो काम आसान हो जाता है। ठीक है, कि तुम्हारे टीपी में थोड़ी सी गलती हो गई, या तुम्हारे कॉस्ट का कर्व सही कर्व नहीं खाया, मिनिमम पे टच नहीं करा, और ऐसे ही एग्जामिनर भी पकड़ लेता है बिकॉज वो भी वही काम इतने सालों से कर रहा है, तो सुपरविजन आसान हो जाती है। मैनेजर की भी एफिशिएंसी बढ़ती है, यार इतने साल पढ़ा पढ़ा के हमारी भी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, हमें भी चीजें ज्यादा समझ आ गई, कई जगहों पे हम भी इंप्रूव हुए हैं, और पढ़ाएंगे और ज्यादा इंप्रूव होंगे। ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। अच्छा ये बच्चे कई बार बोलते हैं, कहते हैं सर आपने तो एक सब्जेक्ट पढ़ाना, हमें तो 5 पढ़ने पड़ते हैं, हमारे तो बार बार गियर बदलने पड़ते हैं, अगर हमें भी सिर्फ एक ही चीज सीखनी हो तो आसान हो जाए। बिल्कुल ट्रू। लोअर कॉस्ट, खर्चा कम होता है, मैंने बताया था ना डिविजनल में खर्चा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए फिर अलग पैकेजिंग मशीन लेनी पड़ेगी, कोई काम दो दो बारी होते हैं, कोई मशीन दो दो बारी ली जाती है। पर फंक्शनल में एक ही मशीन से काम हो जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तो एक ही काम करना है, पैसा अरेंज करना है, पर अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से फाइनेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, फंड्स तो एक ही जगह इकट्ठे करे भी जा सकते हैं सबके। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो है ना, ये 3 डायमेंशनल, 3D, एम्फोसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव।
हर एक डिपार्टमेंट ना सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देता है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल भूल जाता है। अगर प्रोडक्शन अच्छा काम कर भी देगा तो कोई फायदा नहीं है ना प्रोडक्शन के अच्छा काम कर लेने से, बाकी ने अगर अच्छा काम नहीं करा तो। इसके ये भी मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे एक एग्जांपल याद आता है। यूज्ड टू टीच अ गर्ल सुरभि। अब आई यूज्ड टू टीच हर बिजनेस स्टडीज ओनली, ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ती थी, बीएसटी ही पढ़ती थी, बिकॉज आई जॉइंड हर इन नवंबर दिसंबर, पर्सनल ट्यूशन लगवाई। बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छे से पढ़ाया उसे। अब जब उसका रिजल्ट आया ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years ago, शी स्कोर्ड 98 मार्क्स इन बीएसटी। 10 साल पहले 98 was very good, 99 was the highest that year, and she scored 98. I was very 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 happy. I saw the result, I called her mother. Her mother didn't pick up the call, then I called the daughter, उन्होंने उठाया और वो रो रही। I was like, बेटा amazing, ये वो and all that, ठीक है कि बहुत ही बढ़िया कर दिया, बट मेरे से ये गलती होगी, मैंने बाकी रिजल्ट ही नहीं देखा। She had scored 53 in accounts, ठीक है, और मैथ्स में भी शायद उसके 58 59 ही थे, तो इंग्लिश में भी 70s में ही थे, तो उसकी परसेंटेज तो कुछ बनी ही नहीं थी, सिर्फ एक बीएसटी में नंबर अच्छे। तो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर लिया, पर मैं भूल गया कि ऑर्गेनाइज बच्चे का तो कोई भला नहीं होना 98 से, तो सब में अचीव करना जरूरी, ठीक है। तो फंक्शन में कई बार हम ये चीजें भूल जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, रिसोर्सेस हमें दो, रिसोर्सेस हमें दो, ठीक है, और लड़ाइयाँ इसलिए चलती हैं क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते हैं। नुकसान हो गया, नहीं इसकी गलती है, उसकी गलती है, और कोऑर्डिनेशन नहीं आती। अगर देखो परचेज ने अपना काम टाइम से नहीं करा, प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा। प्रोडक्शन ने काम नहीं करा, मार्केटिंग काम ही नहीं कर पाएगी। तो डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। सो दीज आर द ट्रबल्स विथ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके।